साइंस कर रहे हैं ना, साइंस के ग्रुप में ही पोस्ट करना बेटू, मैथ्स के ग्रुप में नहीं। आज साइंस है ना तो अटेंडेंस साइंस के ग्रुप में पोस्ट होगी। मैथ्स के ग्रुप में कर दी। मैम करने वाला था मैं बस। अच्छा ठीक है, ओके। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कोवैलेंसी डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्यक्षा और परी हाफ एब्सेंट है क्योंकि उनका कैमरा ऑफ है। और अब 4 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सानवी, तेजस, स्वास्तिका और रिया। और एब्सेंट है सिर्फ अब आर्या और प्रणव। ठीक है जी। अब हमें डिस्कस करनी है कोवैलेंसी। वैलेंसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम डोनेट्स और एक्सेप्ट्स टू बिकम स्टेबल और टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। बट व्हाट इज कोवैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम of an element to achieve the nearest inert gas configuration is called covalency। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स भी बन सकते हैं ना शेयरिंग वाले, जहां पर आप एक्सेप्ट और डोनेट नहीं कर रहे हो, शेयर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ऐसे केस के अंदर जो वैलेंसी है दैट विल बी कॉल्ड एज कोवैलेंसी। मोस्टली इट इज द सेम थिंग, बट ये है कि कई बार कोवैलेंसी डिफरेंट भी हो जाती है। ठीक है। किन केसेस में होती है, फास्फोरस वगैरह केसेस में अभी उनकी बात करेंगे। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें 1 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो के शेल में 1 ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। अब उसे स्टेबल होने के लिए या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स ही सारे खत्म हो जाएंगे। दैट विल बिकम H प्लस, है ना। हाँ, H प्लस आयन बन जाएगा वो। और जब वो H प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। जब H प्लस बनता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा हीलियम हीलियम जैसा बनने के लिए, तो आप उसे हाइड्राइड आयन कहते हैं। हाइड्राइड, हाइड्राइड आयन बोलते हैं, क्योंकि तब वो है H-1। लेकिन हाइड्रोजन का एक आयन तब भी बनता है जब वो शेयरिंग करता है। और शेयरिंग वो एक ही इलेक्ट्रॉन की कर सकता है, क्योंकि आप जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं वो रिएक्टिव साइड पर रखकर सामने वाली साइड से एक रिएक्ट कर लेते हो। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो उसी के साथ शेयरिंग करेगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। सिंस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन शेयर्स 1 shares is shared, 1 electron of hydrogen is shared to achieve nearest inert gas configuration। इसीलिए कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। ओके। प्लीज नोट दैट, ये देखें यहाँ पर एक चीज हमें इंपॉर्टेंट नोट करनी है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द कंबाइनिंग एटम्स फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है कहने का, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंट होते हैं विद बोथ द कंबाइनिंग एटम्स, दोनों कंबाइनिंग एटम्स के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं होता कि एक ही के बेसिस पर होगा कोवैलेंसी, सामने वाला कंपाउंड क्या है उस पे भी डिपेंड करती है। नाउ व्हाट इज कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन? उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब उसे कंप्लीट अपनी ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो या तो वो क्लोराइड आयन बनाए और एक एक्सेप्ट कर ले, या वो कोवैलेंसी शो करे और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, क्योंकि इट इज शॉर्ट ऑफ ओनली 1 नो। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग साइट पे रखेगा और सामने वाले से एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ताकि अब अच्छा देखो, मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं जैसे आपको यहाँ पर बताऊं, ये है क्लोरीन और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी भी एटम का सिर्फ ऑक्टेट ड्रॉ करते हैं। ओनली ऑक्टेट में प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप ड्रॉ करते हैं, पूरा नहीं करते। ठीक है। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 287, 17 नंबर पर है क्योंकि। तो आप 2, 8 और 7 सारे ड्रॉ नहीं करेंगे, वो शेल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप सिर्फ 7 ड्रॉ करोगे।
आई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? अब यस। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन और आया नहीं यहाँ पर इस साइड पर, और ये स्टेबल हो जाएगा, राइट और नॉट? तो मैं आपको HCl का केस बताती हूँ। ये रहा H, H के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इसे अपने इलेक्ट्रॉन समझेगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। तो देखो, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएं तो 7 हो गए क्लोरीन के और 1 हो गया हाइड्रोजन का। तो हो गए क्लोरीन के पास 8। तो क्लोरीन कहेगा मैं तो स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन इन सबको अपना बताएगा। जैसे ये रहा, ये एक क्लोरीन का और एक ये, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ ऑक्टेट में 2 कंप्लीट करने हैं। तो एक्चुअली क्लोरीन ने कितने की शेयरिंग की? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की टू बिकम स्टेबल, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। क्योंकि वो बाकी की शेयरिंग करेगा ही नहीं, उसको सिर्फ 1 ही चाहिए, तो वो अपना 1 ही आगे रखेगा कि इसी की शेयरिंग कर लेते हैं बस। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? यस मैम। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होते हैं ना स्टेबल होने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की आप शेयरिंग कर लेते हो। जैसे ऑक्सीजन का केस देखें, ऑक्सीजन का नंबर क्या है? 8। 8। तो 8। 2,6 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मुझे सिर्फ 6 बनाने, 2 तो ड्रॉ नहीं करने। लेकिन हाउ मच इज इट शॉर्ट कि वो इनर्ट गैस जैसा बन जाए? 2। इट इज टू शॉर्ट ऑफ नो। तो मैं 2 रिएक्टिव साइड पर रखूंगी, बाकी सब ऐसे इधर ड्रॉ कर लेती हूँ। टोटल 6 थे, उसमें से 2 सामने रख लिए ताकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट करे तो 2 ही और शेयर करे। जैसे चलो मान लो मैं O2 बना रही हूँ, दूसरा भी एक और ऑक्सीजन ही है, इसने भी अपने 2 रखे सामने और 2 इधर रख दिए, और इन्होंने शेयरिंग कर ली 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब अगर आप ऑक्सीजन 1 से पूछें, ये आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? ये एक हो गया। इस ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1, 2, 8। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसने अपने ये बाकी शेयर नहीं किए बेटा, है ना? और ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन का केस, दूसरे ऑक्सीजन का केस देखें। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? यस। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? आउट ऑफ 6 सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसीलिए कोवैलेंसी इज 2। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? मैम। हाँ जी। मैम जैसे अगर कोई फिगर में उसको 4 चाहिए होते तो हम तब डिसाइड कैसे करते हैं कि अगर वो प्लस होगा या माइनस होगा? और जैसे अभी आपने जो बनाया था कि बाहर लेटर के बाहर डॉट्स बनाए हैं, उसमें जैसे 7 है उनका कैसे लिखेंगे? बेटा देखो, जितने आपको रिएक्टिव साइड पे चाहिए ना, मतलब जितने आपको शेयर करने हैं ना, वो आपने जो भी इनिशियल लिखा n, उसके एक ही तरफ लिख दो। अगर एक ही जैसे मान लो N2 बना रहे हैं हम, N2 के हम्म। पास कितने हैं? 2,5। नाइट्रोजन किस नंबर पे आता है? 7 पे आता 7। है ना? तो 2,5 हुआ ना? तो 5 बनाने हैं, लेकिन मैंने 3 यहाँ सामने रख दिए, 2 मैं यहाँ पर बना देती हूँ। 3 सामने रख दिए, 2 यहाँ कहीं पे भी लिख देती हूँ। अच्छा, अब आप पूछोगे मैम यही क्यों रख रहे हो, यहाँ क्यों नहीं रख रहे हो? तो थोड़ा सिमेट्रिकल दिखाने के लिए प्रोग्राम, ठीक ओके है? मैम। तो अब ये देखो, अब इनकी शेयरिंग हो जाएगी, सामने 3 रखे हैं तो, और ये उम, ऐसे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ CO2 बने तो कैसे बनेगा। देखो, C के पास क्या है? नंबर 6, 2,4।
अब अगर इसने कितने की शेयरिंग करनी है, 4 की, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको 4 और चाहिए, तो वो 4 की शेयरिंग करेगा। तो अब मैं इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगी, 2 इधर और 2 इधर। अगर मैं CO2 बना रही हूँ तो ऑक्सीजन के साथ देखो, ऑक्सीजन के 2 यहाँ सामने, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 और चाहिए, ऑक्सीजन के 2 यहाँ सामने, क्योंकि उसको 2 और चाहिए। ये शेयरिंग हुई इधर और ये शेयरिंग हुई इधर। इस कार्बन ने बोला ये सब मेरे हैं। इस ऑक्सीजन के लिए ये सब 8 उसके हैं, इस ऑक्सीजन के लिए ये सब 8 उसके हैं। तो इसमें मैम भी क्या हुआ देखो, कार्बन ने 4 तो ही शेयर किए, लेकिन कहाँ रखा उन्हें, इट डिपेंड्स देन। ऐसे मैम CH4 देखो, आप ऑल 4 अलग कॉर्नर्स पे रख रहे हो, क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से H के 4 H के साथ करना है, तो इसीलिए अब आपने ऑल 4 अलग कॉर्नर्स पे रख दिए बॉन्ड्स बनाने के लिए। तो सिर्फ अरेंजमेंट है, अभी के लिए कोशिश करोगे मैक्सिमम सिमेट्रिकल बनाने को। ओके। और इस वाले में क्या हम कोवैलेंसी को 4 लिखेंगे? 4 ही है, देखो कोवैलेंसी तो कार्बन की 4 ही है, क्योंकि उसने 4 को ही तो शेयर करके 4 और लेगा बेटा। यस। शेयरिंग कर रहा है तो उसे अपने भी तो प्रपोज करने पड़ेंगे आगे, जब उसको और आगे चाहिए कुछ। ओके है कि मैम। नहीं बच्चे? आई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब डिस्कस कर लिया मैंने। बस फिनिश, खत्म। अब आइसोटोप्स कराने हैं, पर पहले कोशिश करो ये सैंपल प्रॉब्लम 1 करने की। रुको मैं पॉज रिकॉर्ड। यस मैम, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्रेक करना है, फिर लास्ट जो सबसे बाहर वाली सर्कल है उसमें देखना है, 4 से नीचे है तो प्लस, 4 से ऊपर है तो माइनस। What valency will be shown by an element having 12 atomic number? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 12 की? 2,8,2 2 8 वन टू 2। एट टू तो क्लियरली इट विल गिव डोनेट 2 टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और नेगेटिव यू विल शो दैट, पॉजिटिव यू विल शो दैट इट इज अ मेटल एंड इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैम ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल? पॉजिटिव वैलेंसी वाले मेटल्स होते हैं जो डोनेट करेंगे बेटा, और मैम नॉन मेटल्स नेगेटिव फिर? नेगेटिव वैलेंसी वाले। मैम ओके मैम। मेटलॉइड्स? बेटा मेटलॉइड्स भी सारे नॉन मेटल कैटेगरी में ही स्टडी करते हैं बच्चे उन्हें। आप जब ओके नंबर ऑफ नॉन मेटल्स गिनोगे तो देखना उसमें मेटलॉइड सब काउंटेड है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15? तो क्या है 285, क्या वैलेंसी होना चाहिए? -3। -3 -3। -3 है ना? आप 3 बोलेंगे वैलेंसी, 3 वैलेंसी शो करेंगे एंड इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल यस एंड मैम। इट इज अ नॉन मेटल दस। ठीक है, नेक्स्ट चले। राइट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, if Z is 3, what would be the valency of the element? Also name the element. मैम ये Atomic number, टेस्ट में आया था। that is atomic number. If atomic number is 3, what is the valency of the element? Electronic configuration karo, that's 2, 1. Right? So what is this? Hydrogen, helium, 1। lithium. This is lithium और इसकी मैम valency will be 1. 1। यस ठीक है, मैम। सिंपल यस। है। चलें आगे, हो गया, लिथियम है 3 है। नेक्स्ट देखें, सैंपल प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट आंसर। ये रहा। मैं आंसर्स दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि जितने में मैं स्क्रीन क्रिएट करती हूँ उतने में तुम लोग रीड ही कर लेते हो आंसर। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रो क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन मतलब Cl-1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने आयन में, सबसे पहले तो इस बात को समझो बेटा, अगर तो वो आपको पूछते क्लोरीन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो आप देखते 17 एटॉमिक नंबर है उसका, 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आंसर हो जाता 7। लेकिन उन्होंने आपसे एटम में नहीं पूछा, उन्होंने आपसे ट्रिकफुलरी क्लोराइड आयन पूछा, विच इज रिप्रेजेंटेड एज ये Cl और ये Cl-1। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है बेटा,
इसका मतलब इसका मैम मतलब 288 बन जाएगा ना? 88, राइट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, वैलेंसी नहीं पूछा। यहाँ पे तो मैंने वैलेंसी लिखा, है ना? नहीं, मैंने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही लिखा यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा। और अगर वैलेंसी पूछते तो हम उसमें -1 लिखते। -1 लेकिन यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? 8। 8। आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं? दिस इज द यस आंसर। मैम। ठीक है, चले आगे। यस मैम। देखो कहाँ है, क्लोराडाइन विल बी 7 + 1 8। ठीक है, दिख गया। अब तो मुझे आइसोटोप्स ही कराने हैं, तो अब मैं क्लियर कर सकती हूँ इसे। चले बच्चे, यस मैम। आर्या कैमरा ऑन करो बेटा। Ma'am, camera is not working. It's saying fail to start the video. ये सेम बहाना मत बताओ, सारे कुछ अच्छा अच्छा अलग अलग बताया मैम करो। मैं फोटो प्रूफ भेजी हूँ आपको। फोटो प्रूफ मत भेजो, बस डेडिकेशन भेज दो, बस अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट भेज दो टॉपिक में। एक्टिवली ओके। पार्टिसिपेट करो, कैमरा ऑन नहीं है तो। यस मैम। ठीक है, चलो अब आइसोटोप्स की स्टडी कर रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो बेटा, हमारे नेचर में ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटम्स एक ही एलिमेंट होने के बावजूद भी अलग अलग मासेस के होते हैं, जिनके मासेस अलग हो जाते हैं। सेम एटम, जैसे कार्बन का ही एटम है लेकिन अलग अलग मासेस हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का ही एटम है, हाइड्रोजन का ये एटम, हाइड्रोजन का ये एटम, लेकिन हाइड्रोजन के एटम के मासेस अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे मीनिंग, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं अभी फर्स्ट केस ले रही हूँ जिसे मैं प्रोटियम कहती हूँ, मैंने आई थिंक ये पहले भी बताया था आपको। सेकंड केस ले रही हूँ जिसे मैं ड्यूटेरियम कहती हूँ, सिखाया था आपने। एंड थर्ड इज ट्रीटियम। मैम वो आपने बहुत जल्दी जल्दी सिखाया था, ठीक है, डेप्थ में तो नहीं। आराम से समझो। अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के जी से। एटॉमिक नंबर क्या है? 1, राइट। हमें एटॉमिक नंबर फैक्ट से क्या समझ में आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, इसमें प्रोटॉन्स भी 1 है। तो इसका मतलब इन सब में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो 1 ही रहेंगे, क्योंकि दे आर हैविंग एटॉमिक नंबर 1। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर, वो अलग अलग हैं तीनों में। यहाँ न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब देखो इन सब एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है बेटा, ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है और ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है। लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 1 ही है। मास नंबर क्या हुआ? इन दोनों का सम। एटॉमिक मास क्या हुआ? इसका 1, इसका मास क्या हुआ? 2, और इसका मास हुआ थ्री। 3। इट इज रेनिंग हेविली ऑन माय साइड नाउ, तो अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो, मीटिंग लीव मत करना, आई विल जॉइन बैक विद मोबाइल डेटा, ओके? मैम इधर भी वही हो रहा है। हम्म। मैम यहाँ न्यूट्रॉन। पर भी। क्या परी बेटा? मैम ट्रीटियम और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 और 2 कैसे है? बस डिफरेंट न्यूट्रॉन्स है बेटा, हो जाते हैं, मतलब ऐसे कैसे वाली बात नहीं है, बस ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ओके। मतलब डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर, बस ये डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने की वजह से ये कैसे कंपाउंड्स बन गए। देखो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल लिखूं तो ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं और नीचे एटॉमिक नंबर, राइट? ऐसे शो करते हैं ना एटम को हमेशा। तो यस मैम। अगर मैं इसको शो करूंगी तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? इसका फॉर्मूला हो जाएगा H11। ड्यूटेरियम का क्या होगा? H, एटॉमिक नंबर तो सेम है सबका, तो यहाँ तो 1 नहीं आएगा, ऊपर आएगा मास 2। मैम ये टेस्ट में आया था। और ये क्या हो गया? H31। तो ये क्या हो गए तीनों बच्चे? दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और इनमें क्या हो रहा है? इनमें
सेम एटॉमिक नंबर आ रहे हैं, डिफरेंट एटॉमिक मासेस आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं? यस मैम। अब यहाँ पर एक और चीज समझने की है। आप क्या कहते हो, कोई किसी चीज से केमिकली रिएक्ट करता है तो किसके बेसिस पर करता है? वो रिएक्शन किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन, एक्सेप्टेंस या शेयरिंग से ही हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही आपके केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं और सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये तीनों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे? राइट और नॉट? क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, इसीलिए आइसोटोप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, लेकिन मास एक फिजिकल क्वालिटी है। मास जिसके ऊपर डिपेंड करती है क्वालिटीज, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर? मास पर। तो क्योंकि उनका मास ही डिफरेंट है, इसीलिए उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। तो अब हम आइसोटोप्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दो तरीके से। वन, वी कैन से दैट आइसोटोप्स आर दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, वो एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के जिनके सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं। फर्स्ट वे। सेकंड कैन बी दैट second can be that isotopes are those atoms of an element, एक एलिमेंट के वो दो एटम्स हैं which have got same chemical properties but different physical properties। आई बेटा बात समझ में सबको कि नहीं आई? तो इट्स लाइक एक ही फैमिली के दो बच्चे हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, डिफरेंट फिजिकल लुक्स। हो सकते हैं ना, एक ही फैमिली के दो बच्चे डिफरेंट लुक्स के हो सकते हैं ना। आइसोटोप समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम आइसोटोप में? आइसोटोप्स क्या होते हैं? और एग्जाम्पल डिस्कस करें। और हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं क्लोरीन का। देखो, एक है आपके पास, इसे कहते हैं क्लोरीन 35, और एक है क्लोरीन 37। ये उनके मासेस हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो दोनों का ही 17 है। तो इससे देखें, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? 17। इलेक्ट्रॉन का नंबर 17, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, इसका मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट बच्चे? दोनों में प्रोटॉन का नंबर भी 17, प्रोटॉन का नंबर भी 17। न्यूट्रॉन का नंबर क्या हुआ? मैंने कहा था आपको इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दो। 35 माइनस 17, 9 9 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर 37 माइनस 17, 10 नहीं, वहाँ 8 आएगा। डिसाइड कर ले बेटा तू। 8 7 एंड 8 आएगा। 8 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर जो मास है 35 है, और यहाँ पर जो मास है 37 है। डिफरेंट एटॉमिक मासेस होने की वजह से दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आ गई बच्चे समझ में कि नहीं? इन इन दोनों को हम क्या कहेंगे? C35 एंड सी क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। है ये दोनों क्लोरीन ही, दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ, NaCl ही बनाएंगे, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उनके मासेस अलग होंगे। गॉट इट और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तेजस यस मैम। बोलो, क्या कहना चाहते हो बेटा? मैम तो बेसिकली इसमें खाली न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है ना? यस, एब्सोल्युटली राइट।
आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आई हैव एक्सप्लेन्ड, ये देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यही सेम चीज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा ये टेबल। यस मैम। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आइसोटोप्स आपको पता होने चाहिए बेटा। तो 3 आइसोटोप्स हैं, मेरा माइक कब बंद हुआ? तो C14 डेटिंग सुनी है बेटा किसी ने? व्हाट इज C14 डेटिंग? कार्बन 14 डेटिंग क्या है, सुनी है? नो मैम। कार्बन 14 डेटिंग में क्या होता है? C14 डेटिंग में क्या होता है? राइट, सॉरी बच्चे, ओके। तो कार्बन 14 डेटिंग में क्या होता है? कार्बन 14 डेटिंग इज हमारे सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो जब तक हम लिविंग रहते हैं वो उसी क्वांटिटी में फिक्स्ड रहता है। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है और उसी में क्वांटिटी में फिक्स्ड रहता है। जैसे ही एन ऑर्गेनिज्म डाइज, वो डीजेनरेट होने लगता है, और एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है जिसमें वो हाफ हो जाता है, 1/4 हो जाता है, तो उसके डिक्रीज होने का रेट भी सेम है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो साइंटिस्ट हैं वो ट्री को देखकर उसकी एज बता देते हैं कि कितने 1000 इयर्स पुराना ट्री है। मैम उसमें कितनी रिंग्स होती है उसको काउंट करते हैं? बेटा रिंग्स तो लिविंग ट्री में काउंट करोगे ना, जो डेड रह गया। मैम डेट में जिसे कट जिसे करते हैं। जिसे ट्री का मोस्टली ट्रंक काट दिया आपने, नीचे सिर्फ ट्री का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, उतने पोर्शन के साथ भी ये बता देते हैं कि कितने साल पुराना ट्री है। रॉक्स यस। में ऑर्गेनिजम्स दबे रह जाते हैं, तो उनकी भी एज बता देते हैं कि कितने साल पहले बरी हुआ था और ये कितने साल पहले इसकी डेथ हुई थी। कैसे? दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज C14 डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग के अंदर अभी ऑर्गेनिज्म में उसके डेड रिमेन्स में कितना कार्बन 14 है, उसको चेक करके आप बता सकते हो कि कितने इयर्स हो गए उसको ऑर्गेनिज्म को डाई किए हुए। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर C14 is what? C14 is that radioactive substance। पर मैं अभी आपको बता रही हूँ तीनों आइसोटोप्स के बारे में। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, राइट? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर इन ऑल थ्री इज 6। 6। प्रोटॉन का नंबर इन ऑल थ्री इज ऑलवेज द सेम एज, जब तक एटम है, आयन नहीं हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देर ऑलवेज द सेम। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता चलेगा? 12 माइनस 6 6, 7 13 माइनस 6 7, 8 8। 8। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट? आ गई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है सबको? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन भी, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन O16, O17, O18। नियॉन के आइसोटोप्स नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। ठीक है? तो अब इनकी कैलकुलेशंस अपने आप से अपनी नोटबुक में लिखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चलो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाई? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑल हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम ऑलवेज।
पढ़ लो इस स्टेटमेंट को। वी कैन एक्सप्लेन द आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि उन सबके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट करेंगे, बेस्ड ऑन दैट इट इज having the same chemical properties. Isotopes of element have identical electronic configuration containing the same number of valence electrons. Therefore, all isotopes of an element show identical chemical properties. ठीक है बच्चे, तो भले Cl35 हो, भले Cl37 हो, दोनों ही Cl Na के साथ NaCl ही बनाएंगे, दोनों की वैलेंसी -1 ही होगी, दोनों Cl2 सेम तरीके से बनाएंगे। गॉट इट और नॉट? है ना? और भी कोई केमिकल प्रॉपर्टी सोचो, H के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों Cl HCl ही बनाएंगे, है ना? फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द एटम। एटम के मास पे डिपेंड करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स मासेस चेंज हो जाते हैं। सिंस द मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ the elements are slightly different, therefore the physical properties of isotopes of an element are slightly different. तो physical properties क्योंकि mass पे depend करती हैं, इसीलिए वो भी different हो जाती हैं। Various isotopes of an element can have slightly different physical properties such as densities, melting point, boiling point. ऐसी properties अलग हो जाएंगी क्योंकि ये जो physical properties हैं, like density लिख लो, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन मासेस। क्योंकि मासेस डिफरेंट है इसीलिए ये प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई। आ गई बेटा बात समझ में? सिंपल था। आर्या समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। अब अगर आपने सुना हो क्लोरीन का जब हम मास लिखवाते हैं तो दैट इज 35.5। ये क्या बात हुई? एक तरफ मैं कह रही हूँ क्लोरीन का मास या तो Cl 35 हो सकता है या Cl37 हो सकता है ना? कह रहे हैं ना क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। यस मैम। तो ये 35.5 क्यों लिखा? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, व्हाई इज इट 35.5? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 100% आएगा, 100%। क्लोरीन का मास आएगा या तो, या एक और केस है आई थिंक बोरोन का, इन दोनों में से एक का ही केस आता है हमेशा एग्जाम में कि इनका फ्रैक्शनल मास क्यों है। ये एक्सप्लेन करता है कि फ्रैक्शनल मासेस कुछ एटॉमिक कुछ एलिमेंट्स के आप मासेस ऐसे लिखते हो डेसिमल्स में, जबकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो कभी भी कोई न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकता, कभी भी कोई प्रोटॉन फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो जब वो फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं हो सकते तो एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में कैसे हो सकते हैं? इट इजंट एडिंग अप। तो इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, सुनो और समझो। जो Cl35 और Cl37 है ना बेटा, वो नेचर में इक्वली प्रेजेंट नहीं है। 75% जो है वो क्लोरीन 35 प्रेजेंट है और 25% जो है वो Cl37 प्रेजेंट है। दोनों की परसेंटेज ही अबंडेंस की अलग है। मतलब मैक्सिमम आपको नेचर में मिलेगा Cl35। कितना परसेंट? 75% ऑफ मिलेगा Cl35 और 25% मिलेगा ऑफ Cl37। ठीक है, अब इस इन्हीं इन्हीं के ही बेसिस पे हम इनका कॉम्बिनेशन से हम इनका फ्रैक्शनल मास निकाल के दिखाएंगे। 75% ऑफ Cl35, तो Cl35 का मास क्या है? 35 प्लस 25% ऑफ Cl37। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? देखो यहाँ पर, देखो आपने 75% ऑफ 35 किया क्योंकि वो उतना ही प्रेजेंट था, और 25% ऑफ 37 किया। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? इन्होंने कैलकुलेशन बहुत टफ की हुई है, हम थोड़ी इजी करेंगे, इसे 3/4 बनाएंगे
और इसे 1/4 और अब इन्हें सॉल्व करेंगे। 35 3 जार इज 105 नहीं 3 जार 105 राइट बाय 4 कैलकुलेशन चेक करना एंड 3 1 जार इज 3/4 क्या हो जाएगा ये 108/4 108/4 को सॉल्व करो 4 2 जार 8 एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या 35 3 जार 5 3 जार 50 105/4 ही है ओ ये 37 और मैंने 3 लिख दिया सिर्फ दिस इज 37 तो 105 प्लस 37 142 तो दिस शुड बी 142 142 तो 4 3s are 12 2 remaining 2 coming down 5s are 20 35.5 2 remaining point लगेगा 0.5 आ गया बेटा यस atomic mass of chlorine as 35.5 इसीलिए क्लोरीन का फ्रैक्शनल मास होता है 13.5 यूनिट्स डेफिनेटली आएगा बेटा और क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं 75% ऑफ 35 प्रेजेंट है वही कर दो 75% ऑफ Cl35 25% ऑफ 37 सॉल्व करोगे आंसर 35.5 आएगा उनकी कैलकुलेशन बहुत टफ है उन्होंने पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और बाय 100 बाद में किया हम ऐसे नहीं करेंगे हम पहले का सिंपलीफाई कर लेंगे आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई यस ठीक है मैम इसका एक और केस है ये रहा अच्छा ये सैंपल प्रॉब्लम 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये कराती हूँ इससे पहले ये रहा ब्रोमीन का केस राइट ब्रोमीन का केस है वो जो मैं बता रही थी बोरोन का नहीं ब्रोमीन का तो बोरोन का आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करने को कह रहे हैं वो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास मैम आपने फिर से Br बोला फिर से बोरोन बोला ब्रोमीन तो ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 और ये कितना प्रेजेंट है 49.7% ब्रोमीन 79 है और 50.3% ब्रोमीन मैम 81 है हाँ जी बेटा वहाँ भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि मतलब कितना परसेंट प्रेजेंट है हाँ क्लोरीन में नहीं होगा क्लोरीन में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करो 35.5 क्यों है क्लोरीन में नहीं होगा मेंशन और बट बाकी बाकी किसी भी केस में सब में होगा अभी देखो 49.7% ऑफ ब्रोमीन 79 प्लस 50.3% ऑफ ब्रोमीन 81 सॉल्व करो इसी को यहाँ पे देखो 49.7% ऑफ 79 एंड 50.3% ऑफ 81 सॉल्व करो और आंसर निकालो फ्रैक्शनल आंसर आ जाएगा ब्रोमीन का आ गई बेटा एवरेज एवरेज आ रहा है यहाँ पर एवरेज 80 आ रहा है फ्रैक्शनल नहीं आ रहा है यहाँ पे ठीक है फ्रैक्शनल वाला एक केस तो है जो मुझे ढूंढना है बट ऑल दीज क्वेश्चंस दे आर इंपॉर्टेंट बच्चे देखें वो ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा शायद जो मैं क्वेश्चन कह रही हूँ फिर ढूंढ के बताती हूँ कहाँ है वो क्वेश्चन चलो तब तक सैंपल प्रॉब्लम 1 भी डिस्कस कर लें चुप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ध्यान से देखो ओके बच्चा तो दे आर आउट ऑफ दिस दे आर सेइंग इनमें से विच ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम ए टू ई दे आर आइसोटोप्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर का गिवन है मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए प्रोटॉन का नंबर सेम होना चाहिए और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट तो सी और ई आइसोटोप्स है कि नहीं कितना साफ दिख तो गया यस मैम और कोई आइसोटोप्स है क्या बाकी सबका इलेक्ट्रॉन का नंबर ही डिफरेंट है 4 18 और 11 जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ही डिफरेंट है तो फिर ये आइसोटोप्स हो ही नहीं सकते मैम प्रोटॉन भी डिफरेंट है तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ सी सी एंड ई एंड आर आइसोटोप्स
दे आर ऑल्सो सेइंग आइडेंटिफाई करने को नहीं कह रहे, पर आप बता सकते हो क्या कि कौन से आइसोटोप्स हैं? एलिमेंट क्या है, आइडेंटिफाई कर सकते हो? मैम क्लोरीन है ना? या क्योंकि क्लोरीन। राइट, शाबाश, क्योंकि 17 नंबर इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन में ही होते हैं, तो क्लोरीन की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। यस मैम। नेक्स्ट करें सैम्पल प्रॉब्लम 2। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशी एक्स एंड वाई इज गिवन। इनके बीच में रिलेशन बताना ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रिलेशनशिप मतलब हम फाइनली ये कंक्लूड कर देंगे कि ये आइसोटोप्स हैं। देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। मास कैलकुलेट करना है तो मास हो गया x का 6 + 6 12 एटॉमिक मास या मास नंबर, और इसका हो गया y 14। का 14। और अब आप रिलेशन बताओ, क्योंकि प्रोटीन का नंबर सेम है, मास इज डिफरेंट है, दे आर आइसोटोप, सिंपल। विच एलिमेंट, एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, क्या होगा मैम प्रोटीन? कार्बन। कार्बन। मैम कार्बन। एल्यूमिनियम है। C12 एंड कार्बन। C14 की बात हो रही है। क्या हुआ मैम परी? मैम एल्यूमिनियम नहीं होएगा? बाबू प्रोटीन, प्रोटॉन तो 6 तो किस में होते हैं? अच्छा, प्रोटॉन 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 6 नंबर पे। मेरे को लगा 12। सॉरी। वो तो मास है बेटा, एटॉमिक मास है बच्चे। आ गई बात समझ में? थर्ड करवा दिया ऑलरेडी, उसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। फोर्थ अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को जरूर से करके जाया करो, क्योंकि पहले एग्जाम में मैम एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स देंगी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। A sample of an element X contains two isotopes X16 और X18. If its average atomic mass is given to you 16.2, कह रहे हैं दोनों की परसेंटेज बताओ कितना कितना प्रेजेंट है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स इन दिस सैंपल। तो मैं ऐसे मान लेती हूँ कि मान लेते हैं X16 जो है वो A% है, और X18 जो है मान लेते हैं वो B% है। ठीक है बच्चे? तो हमने फॉर्मूला क्या किया कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए 16.2 जो कि एवरेज एटॉमिक मास होगा, उसके लिए हम A% ऑफ 16 प्लस B% ऑफ 18 करेंगे, राइट और नॉट? यस। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? इतनी बात आई सबको समझ में कि नहीं आई? तो हम इस क्वेश्चन में राइट, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, A/100 ऑफ 16। एक और तरीका करते हैं, सुनो बेटा मेरी बात सुनो। इसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग बी, मैं यहाँ पर इसको 100 माइनस ए एज्यूम कर लेती हूँ, सेम वेरिएबल रखती हूँ, नहीं तो मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो पीछे वाले क्वेश्चन में, क्लोरीन एक 75% था, एक 25% था, परसेंटेज तो टोटल उसकी 100 पे ही कैलकुलेट होगी ना, है ना? तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है ना। तो अगर ये A% है तो ये 100 माइनस A% होगा। तो यस मैम। अगर 16A% प्रेजेंट था तो अब B की जगह पर मैं लिखूंगी 100 माइनस A परसेंट ऑफ 18। इसकी वैल्यू है 16.2। एलसीएम ले लो, 100 को, ये हो गया 16A/100 प्लस ये हो गया 18 टाइम्स 100 माइनस A/100 इज इक्वल्स टू 16.2। इस 100 को एलसीएम लेंगे और उधर ट्रांसपोज करेंगे लाकर, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1620 इज इक्वल्स टू 16A प्लस 1800, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस 18A, राइट और नॉट? 16A माइनस 18A विल बी माइनस 2A। इसको ट्रांसपोज उधर करेंगे जाकर, माइनस हो जाएगा, 1800 से 1620 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो गया 180, 180, तो -180।
कैलकुलेशन चेक 90 चेक करें। एक 90% है और एक 10%, राइट। एक 90% है और दूसरा 10% होगा। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? सिंपल है, क्लियर है, नोट कर ली सारी कैलकुलेशंस? चलें आगे या टाइम चाहिए किसी को, राइटिंग टाइम? चलो फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप समझना है हमें, इनकी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और फिर आइसोबार समझना है, एंड इट इज ओवर फॉर टुडे। पहले मैं आइसोबार समझाती हूँ क्योंकि यूजेस तो थियोरी है, वो लोग आप खुद से भी कर सकते हो। आइसोबार्स क्या है? अब ये वो एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एक ही एलिमेंट के एटम्स नहीं है, अब ये अलग अलग एलिमेंट्स के दो ऐसे एटम्स हैं जो फिजिकली सिमिलर दिखते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, जो एक जैसे डेंसिटीज होते हैं, जिनके एक जैसे मासेस होते हैं। तो ऐसा कब होगा? देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आर्गन और कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर क्या है आर्गन का? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 20। प्रोटॉन कितने हुए? 18। प्रोटॉन कितने हुए? 20। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ 22 और न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ 20। अब इससे फर्क क्या पड़ा? देखो, आर्गन और कैल्शियम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2828। ये तो एक इनर्ट गैस है ना? ये तो स्टेबल है बिल्कुल। इनर्ट गैसेस को आप नॉन मेटल्स में स्टडी करोगे आगे आगे। और कैल्शियम क्या है? वो एक मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो ये एक मेटल है ना? तो बिल्कुल अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। दे हैव गॉट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिफरेंट है। लेकिन इनका मास कैलकुलेट करो, 40 इनका कैलकुलेट करो, 40 दोनों का सेम एटॉमिक मास है। यस मैम। और सेम एटॉमिक मास मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। राइट। तो इसका मतलब दो अलग फैमिलीज के बच्चे फिजिकली एक जैसे दिखता है। क्वाइट पॉसिबल इन सम केसेस, नो? यस आ मैम। गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो आप इसे डिफाइन कैसे करोगे? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ, मैम आपने आइसोटोप्स बोला। माय बैड, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं ये एटम्स। वो एटम्स जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम एटॉमिक मासेस होंगे, जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? बस ये आइसोबार है, दैट्स इट। यही देखो, आर्गन और कैल्शियम का है केस डिस्कस्ड है। मैम बोलो। मैम आप एक बार वापस दिखा सकते हो, नोट कर लूं? हाँ जी। Ma'am, isobars are मैम exact opposite of isotopes, na? क्या बच्चे? Ma'am, isobars are opposite of isotopes. या राइट। डन मैम। क्लियर है आइसोबार्स? और कौन कौन से आइसोबार्स हो सकते हैं? देखो, सोडियम का 24 और मैग्नीशियम 24। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आइसोबार्स हैं।
अब क्वेश्चन देखो, सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो, वो स्पीशीज दिखाएंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो। Which two of the following atomic species are isotopes of each other? Which are two isobars? आइसोबार्स का सेम एटॉमिक मास होना चाहिए, तो ऊपर टॉप का नंबर सेम होना चाहिए इन दोनों का। तो ये दोनों आइसोबार्स हो गए बेटा, और सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए आइसोटोप्स का। कितना सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिफरेंट होगा अगर एटॉमिक मासेस, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक मासेस, आइसोबार्स। आ गई बेटा बात समझ में, कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम में? यस मैम। और देखें सैंपल प्रॉब्लम नेक्स्ट। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स, और ये मतलब एग्जांपल देने हैं, वो आई सपोज अब आप लोग कर लोगे। तो सैंपल प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई, और यहाँ पर करना है हमें एक ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा एग्जाम में। मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूरेनियम 235 आइसोटोप का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये किस तरीके से न्यूक्लियस ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एनर्जी बनती है, बस वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत प्रोसेस नहीं बताना। प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235, ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि ये दोनों एटम बम्स में यूज होते हैं, ठीक है। देन ट्रेसर्स की तरह यूज होते हैं। ट्रेसर्स क्या होते हैं? मेडिसिन की तरह पेशेंट को वो दे दिया जाता है, कई बार आई थिंक ब्लड में इंजेक्ट भी किया जाता है। लेट मी सी, यस, इज ईदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली, राइट। या तो खाने को दे देते हैं या ब्लड में सिरिंज से इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद टेस्ट किए जाते हैं। जहां जहां ट्यूमर होगा ना, वहां पर आपको इसके ट्रेसेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अलग से स्कैन्स में दिखेंगे। देखो, the radioactive compound moves through the body and accumulates in the area of tumor or blood clot. The exact position of accumulated radioactive tracer can be found, and उससे आप ट्यूमर का पता कर सकते हो। जो डिवाइस ये काम करता है दैट इज गेजर काउंटर। दिस डिवाइस गिव्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ट्यूमर, एग्जैक्टली है कहाँ ट्यूमर पता चलता है इससे। और इसमें कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है? दैट इज आर्सेनिक 74, और साथ में कौन सा? सोडियम 24। मैम ठीक है बच्चे, देखो इसको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, सोडियम 24 फॉर ब्लड क्लॉट्स और आर्सेनिक 74 फॉर ट्यूमर्स। लिख लो बेटा, पूरी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। एक ये वर्ड पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेसर की तरह काम कर रहा है ट्यूमर में, और ये पता होना चाहिए ब्लड क्लॉट में, ठीक है। ऐसे ही ऊपर क्या था? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 एटम बम्स में, और न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम 235। इसी तरीके से आगे देखो, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है कोबाल्ट 60। देखो, इससे हाई एनर्जी गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। This gamma particle emitted by this are directed at the cancerous tumor in the human body, और उससे कैंसरस सेल्स को किल किया जा सकता है, ठीक है, उसे बर्न अवे कर देते हैं। मैम व्हाट आर आपने सुना गामा होगा पार्टिकल्स? बेटा, पार्टिकल्स लाइक नेचर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अभी नहीं समझ पाओगे डिटेल में, बट जैसे आपने अल्फा पार्टिकल समझ लिए ना, ऐसे ही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग रेज होती हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। तो अभी के लिए इट इज अ काइंड ऑफ रेज, हैवी रेज, जो कि वहां से हाई एनर्जी रेज जो वहां से निकल रही हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। अब आपने कभी सुना है किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कभी होते हुए सुना हो? तो उन्हें कीमोथेरेपीज दी जाती हैं, उन्हें रेडियोथेरेपीज दी जाती हैं, राइट। यस मैम। दिस इज दैट रेडियोथेरेपी दैट दे टॉक अबाउट, नो, कि वो वहां से कोबाल्ट 60 देते हैं, जिससे कि बॉडी में से कैंसरस सेल्स किल किए जाते हैं, बर्न अवे किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, radioactive isotopes can determine the activity of the thyroid gland, which helps in the treatment of diseases like goiter, और इसके लिए radioactive iodine 131 यूज किया जाता है एज अ ट्रेसर अगेन।
ठीक है बच्चे? नेक्स्ट देखिए, radioactive isotopes are used in industries to identify the leakage of underground pipeline, oil pipeline और water pipes. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ ब्रेक करके ही देखो, है ना, हर बार कि लीक चेक करना है आपको। तो लीक कहाँ पर है, देखो कहाँ पर लीक हो रखा है, ये कैसे पता चलेगा, ये भी गेजर काउंटर से आप पता चल कर सकते हो। विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उस पाइपलाइन में उसको छोड़ दो, और वो कहाँ पर आपको प्रेजेंस अपनी इस गेजर काउंटर से बता रहा होगा। तो बस आपको पाइपलाइन में ये थोड़ा सा छोड़ना है ना, फिर ऊपर वाले डिवाइस से आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो कहाँ कहाँ वो लीक हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कोबाल्ट 60 पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राइट। पर ये सारे पता होने चाहिए, इनमें से रैंडमली कोई भी पिक हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को फिनिश करना है, और मैं लखमीर सिंह खुद से कल डिस्कस करूंगी कि किसकी कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए हैं आपके सबमिशंस को चेक करके। ठीक है, एब्सेंटीज लिख दिए तेजस? एक्सक्यूज मी यस मैम। मैम, ग्रुप पे भेज दिया है। ठीक है, इस बार तो भेज दिया, तो किसकी एब्सेंट मार्क हो गई, आर्या की? यस मैम। यस मैम, आ रही है कि मार्क होगी। हाँ, पर नेक्स्ट टाइम से चलो हम एब्सेंटीज जो है वो क्लास के बाद मार्क करेंगे। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम।